नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप मेरे साथ उपस्थित हैं मेरे YouTube चैनल दिलीप चौधरी सर पर। दोस्तों, हिस्ट्री के सेशन में हम चल रहे हैं और हिस्ट्री के पिछले सेशन में हमने सातकर्णी और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में विशेष रूप से मैंने आपको बताया था, यानी सातवाहन राजवंश को हम पढ़ रहे थे। इससे पहले भी कुछ राजवंशों को पढ़ा था। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी वीडियोज को एक बार देख लें और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका बेटा वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी राजा बना, उसके बाद शिवश्री सातकर्णी, उसके बाद शिव स्कंद सातकर्णी और उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी। इस प्रकार से इस राजवंश में ये कुछ प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें सबसे उपयोगी जो शासक रहे वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी इंपॉर्टेंट राजा हुए। बाकी ये दो बीच में कुछ समय के लिए राजा आए थे जो इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का सीधा सीधा संघर्ष जो हुआ वो शकों के साथ हुआ। कंडीशन क्या थी कि शक जो थे ये विदेशी जाति थी और इनका पहला राजा भारत में जो हुआ था वो था मेम्ब्रस। कौन था? मेम्ब्रस। और मेम्ब्रस ने इस उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों को जीता था, यानी जो मालवा का प्रदेश था वो उसके कंट्रोल में हुआ करता था और उसकी राजधानी थी मेन्नगर, जो संभवतया वर्तमान में मंदसौर जो जिला है मध्य प्रदेश का उसके आसपास ये कहीं पड़ती थी। मेम्ब्रस शकों का पहला राजा था जिसकी राजधानी मेन्नगर थी। उसके बाद यहाँ पर क्षयरात वंश का शासन शुरू हुआ। संभवतया ये मेम्ब्रस का उत्तराधिकारी रहा हो या जो भी था। क्षयरात वंश में पहला राजा हुआ भूमक और भूमक के बाद राजा बना नहपान, और नहपान का एक दामाद था जिसका नाम था उशावदात। पिछले लेक्चर्स में मैं इसको बता चुका हूं, फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, समझ लें। भूमक राजा बना, भूमक के बाद नहपान राजा बना और नहपान को पराजित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने और इस समूचे क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया। अब यह प्रूफ होता है जोगलपंथी से मिली लगभग 8000 मुद्राओं से। जोगलपंथी जो वर्तमान में नासिक महाराष्ट्र में है, यहां से नहपान की 8000 मुद्राएं मिली हैं, जिन पर एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का विवरण मिलता है। तो संभवतया जब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस प्रदेश को जीता तो उसकी मुद्राओं को पुनरंकन कराया, यानी दोबारा से उनके ऊपर अपना नाम अंकित करा करके उनको शुरू कर दिया। ठीक है, तो जोगलपंथी से मिली ये मुद्राएं प्रूफ करती हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस क्षयरात वंश का उन्मूलन कर दिया। दूसरा, एक नासिक गुहालेख जो है, नासिक गुहालेख, ये लगवाया था वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने। किसने लगवाया था? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने लगवाया था नासिक गुहालेख। और इस नासिक गुहालेख में यह जानकारी मिलती है कि इस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयरात वंश का उन्मूलन कर दिया था, इसे समाप्त कर दिया था। इसके साथ यवन और जो यवन थे उनका भी इसे नाशक बताया गया, यानी इसने यवनों को भी पराजित किया। संभवतया ये जो क्षयरात वंश का शासक था नहपान, उसे यवनों का सहयोग भी मिला हुआ था और उन्हें भी एक साथ इसने पराजित किया था। इस प्रकार का सीन था गौतमीपुत्र सातकर्णी का। जैसे ही गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इनको विजित किया तो एक दूसरा राजवंश था शकों का जिसका नाम है कार्दामम वंश, और कार्दामम वंश में प्रसिद्ध राजा हुआ चस्टन और दूसरा राजा हुआ रुद्रदामन। इस रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख, जो 150 ईस्वी में मिलता है, और ये जूनागढ़ अभिलेख गिरनार से मिला है। गिरनार अभिलेख भी या जूनागढ़ अभिलेख इसको बोलते हैं। ये कहां पे है? गुजरात में है। वहां से मिला है 150 ईस्वी का रुद्रदामन का, और इसमें यह विवरण मिलता है कि जब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इनको पराजित किया था तो रुद्रदामन की पुत्री के साथ अपने बेटे वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का विवाह करवाया था। यानी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रदामन की पुत्री से। रुद्रदामन की पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ था। उसके बाद जब गौतमीपुत्र सातकर्णी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद राजा जब वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी बना तो रुद्रदामन ने अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना स्टार्ट किया। चस्टन और रुद्रदामन दोनों के साथ इसका संघर्ष हुआ। पहले चस्टन के साथ संघर्ष हुआ और चस्टन ने संभवतः वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी से उज्जैन के आसपास का क्षेत्र छीन लिया और इसकी राजधानी थी उज्जैन।
इसकी राजधानी कौन सी थी? चस्टन की राजधानी थी उज्जैन, जिसका टॉलमी ने उल्लेख किया है ओजेन के नाम से। ठीक है, तो उज्जैन या ओजेन जो था वो चस्टन की राजधानी थी। यह संभवतया इसने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी से ही प्राप्त किया। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का शासनकाल था 130 से 159 बीसी, सॉरी 59 एडी। अब हम एनिमो डोमिनी में आ चुके हैं, यानी ईस्वी में आ चुके हैं। ठीक है, ईस्वी सन था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का 106 से 130 एडी यानी कि ईस्वी, ये इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, और पुलुमावी का शासनकाल 130 से 159 एडी रहा था। रुद्रदामन चस्टन ने सबसे पहले उज्जैन को जीता। उसके बाद रुद्रदामन जब शासक बना तो रुद्रदामन का संघर्ष वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के साथ हुआ, और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। रुद्रदामन ने कितनी बार पराजित किया? 2 बार पराजित किया। और चूंकि उसकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के साथ हुआ था, इसलिए रुद्रदामन ने दोनों बार इसे जीवित छोड़ दिया था। ठीक है, रुद्रदामन एक शक था। पुराणों में इसे म्लेच्छ कहा गया है, लेकिन अच्छे म्लेच्छ कहा गया है, यानी चूंकि ये शिव का उपासक था रुद्रदामन जो था, हालांकि विदेशी था लेकिन शिव जी की पूजा करता था, इसलिए पुराण इसका थोड़ा सा कह सकते हैं महिमा मंडन कर देते हैं। तो ध्यान दें, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को किसने पराजित किया? रुद्रदामन ने पराजित किया। कितनी बार पराजित किया? 2 बार पराजित किया। जब वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को लगा कि मैं अपना साम्राज्य उत्तर की ओर प्रसार नहीं कर पा रहा हूं, तो इसने अपने पूर्वी क्षेत्रों को प्रसार करना स्टार्ट किया, और पूर्वी क्षेत्रों में इसने संपूर्ण आंध्र प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पुलुमावी ने कौन से प्रदेश को जीता? संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीता। इससे पहले के शासकों ने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीता था या नहीं जीता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में मिलता है कि इसने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीता, इसलिए इसने एक उपाधि धारण की, और इसकी उपाधि हुई प्रथम आंध्र सम्राट। प्रथम आंध्र सम्राट। इसके अलावा इसने दक्षिणापथ जो था उसको जीता था। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत को जीता था, इसलिए इसने एक उपाधि और धारण की जिसका नाम था दक्षिणापथेश्वर, यानी दक्षिणापथ प्लस ईश्वर, यानी दक्षिणापथ का स्वामी। ठीक है, इससे पहले एक राजा हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहले, सातकर्णी फर्स्ट, उसकी जो उपाधि थी या टाइटल था वो था दक्षिणापथपति। क्या नाम था उसका? दक्षिणापथपति। वो सातकर्णी प्रथम की उपाधि थी। इसकी उपाधि क्या थी? दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, इसके अलावा इसे पुराणों में एक नाम और दिया गया है। इसे पुराणों में नाम दिया गया था पुलोमा। क्या नाम दिया गया था? पुलोमा। ठीक है, तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का शासनकाल 130 से 159 एडी रहा। इसने नासिक गुहालेख लिखवाया। नासिक गुहालेख में इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी का विशेष रूप से उल्लेख किया है, और अपनी माता दादी मां गौतमी बलश्री का भी उल्लेख किया है। ये गौतमी बलश्री जो थी उसका बेटा सातकर्णी था, इसलिए इसका नाम पड़ा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऐसे ही वशिष्ठी का बेटा था पुलुमावी, इसलिए इसका नाम हुआ वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। जो सातवाहन राजवंश था, इसमें महिलाओं को विशेष रूप से, माताओं को विशेष रूप से सम्मान मिलता था। हालांकि समाज पितृ प्रधान था, इसीलिए राजा हमेशा पुत्र को ही बनाया जाता था। अगर पितृ प्रधान नहीं होता तो पुत्री को भी क्या बनाया जाता? राजा बनाया जाता। यानी मात्र सत्तात्मक शासन नहीं था, परिवार मात्र सत्तात्मक थे, माताओं को विशेष सम्मान दिया जाता था, इसलिए ये राजा अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। शिव, शिवस्कंद, यज्ञश्री, सातकर्णी, यानी सब इनकी माताओं के नाम थे। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का शासन 130 से 159 एडी रहा। इसने नासिक गुहालेख लगवाया जो नासिक महाराष्ट्र में है। इसका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। इसने रुद्रदामन से ये 2 बार पराजित हुआ था, और इसने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीता और पूरे दक्षिणापथ को पर भी अधिकार किया, इसलिए इसे प्रथम आंध्र सम्राट और दक्षिणापथेश्वर कहा गया। पुराणों में इसे पुलोमा कहा गया। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। ये नौसेना का जो उल्लेख मिलता है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के टाइम पे भी मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, इन तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। इसके पास भी नौसेना थी, और उस नौसेना का उल्लेख इस प्रकार से मिलता है कि जो इसकी मुद्रा हैं उन मुद्राओं पर 2 पतवारों वाले जहाज बने हुए हैं। तो
तो जब इसके मुद्राओं पर 2 पतवारों वाले जहाज बने हुए हैं तो इससे प्रूफ होता है कि ये इसके टाइम पे जो नौसेना थी वो पावरफुल रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार किया था वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने। जैसे ही वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का अंत हुआ, इसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये शासक निर्बल हुए। शिव श्री सातकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए उसके बाद जो शासन शुरू होता है वो यज्ञ श्री सातकर्णी का होता है, जो 174 से 203 एडी यानी ईस्वी तक इसका शासन रहा। यज्ञ श्री सातकर्णी का शासन कब से कब तक रहा? 174 से 203 ईडी। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसका क्या योगदान रहा। देखिए, प्रारंभ में इनका संघर्ष शकों से तो चल ही रहा था। ये जो मैं शक में उल्लेख कर रहा हूं, ये शक राजवंश था। शकों से इनका संघर्ष था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का भी रहा, सातकर्णी फर्स्ट का भी रहा, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को 18वें वर्ष हराया था, अपने शासन के 18वें वर्ष, यानी 106 + 18 124 एडी में इसको हराया था और इन क्षेत्रों पर कब्जा किया था। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी उनसे उन क्षेत्रों को हार गया था। और जब राजा बना यज्ञ श्री सातकर्णी, तो इसके पास दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र था, यानी ये उत्तर भारत पर इसका कोई शासन नहीं था। यज्ञ श्री सातकर्णी ने मौके को भुनाया और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया। उत्तर भारत के क्षेत्रों का मतलब ये सीधे गंगा घाटी तक नहीं पहुंचा था। इसका क्षेत्र रहा अनूप घाटी, अनूप घाटी यानी नर्मदा नदी का क्षेत्र, काठियावाड़ यानी कि गुजरात का क्षेत्र, अपरांतक यानी कोंकण का क्षेत्र, कोंकण तट। ठीक है, ये सारा जो क्षेत्र था, विदर्भ तो इनके पास था ही पहले से, ये सारा क्षेत्र इसने अपने कंट्रोल में दोबारा से कर लिया था। किसने? यज्ञ श्री सातकर्णी ने। इसके अलावा आकर क्षेत्र, आकर क्षेत्र कौन सा था? आकर क्षेत्र था पूर्वी मालवा का प्रदेश, और दूसरा अवंती क्षेत्र यानी पश्चिमी मालवा का क्षेत्र। यानी इसका शासन अब इस दोबारा से इस पूरे क्षेत्र पर हो गया था। जो पहले जो क्षेत्र था वह गौतमीपुत्र सातकर्णी के पास, उसमें केवल एक क्षेत्र को छोड़ दें, पश्चिमी राजपूताना को, तो बाकी का जो क्षेत्र था इसने यज्ञ श्री सातकर्णी ने उसे पुनः कंट्रोल कर लिया। ये भी एक नौसेना प्रिय शासक रहा, और इसकी जो मुद्राएं मिली, उन मुद्राओं पर जहाजों का उल्लेख मिलता है, जहाजों के चित्रण किए गए हैं। तो मुद्राओं पर जहाजों का चित्रण किया गया है, तो संभवतः इसके पास भी एक शक्तिशाली नौसेना रही होगी। तो यज्ञ श्री सातकर्णी अंतिम पावरफुल राजा था। कौन से राजवंश का? सातवाहन राजवंश का। सातवाहन राजवंश की अगर मैं थोड़ी और बात करूं, तो सातवाहन राजवंश के शासकों ने एक महत्वपूर्ण चीजें कुछ बनवाई थी, जिनमें से मैं इस प्रकार से उनका उल्लेख करूंगा। सबसे पहली जो चीज थी वो थी अमरावती स्तूप। बेहद इंपॉर्टेंट है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप जो है वो कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और इसका निर्माण जो हुआ था वो सातवाहन शासकों के समय हुआ, जिनमें प्रमुख शासक रहा था वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, यानी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, जिसको पुराणों में पुलोमा कहा गया है, उसके समय मुख्य रूप से इस अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक है, दूसरा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा कार्ले के चैत्य। कार्ले के चैत्य, चैत्य क्या होता है? देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित 3 शब्दावली आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा चैत्य, एक मिलेगा स्तूप, और एक मिलेगा विहार। ये तीनों ही शब्दावली मैं क्लियर कर रहा हूं। चैत्य वह जगह होती थी जहां बौद्ध लोग पूजा करते थे। ठीक है, पूजा पाठ किया करते थे, वो जगह थी चैत्य। स्तूप वह क्षेत्र थे जब बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें स्तूपों में रखा जाता था। और विहार वे क्षेत्र थे जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ठीक है, ये पूरा सीन था। तो कार्ले के चैत्य जो कहां पर हैं? मुंबई में हैं। ठीक है, इनका जो निर्माण करवाया था वो भी किसने करवाया था? सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, ये इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज रही। मुद्राओं में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने सीसे और पोटीन की मुद्रा चलाई, इसके अलावा सोने की मुद्राएं भी चलाई और चांदी की मुद्राएं भी चलाई। इनकी जो एक सोने की मुद्रा थी उसे सुवर्ण कहा जाता था, और एक सोने की मुद्रा का मूल्य जो होता था वो चांदी की 35 मुद्राओं के बराबर होता था। 35 मुद्रा किसकी? चांदी की। और चांदी की मुद्राओं को कहा जाता था कार्षापण,
मौर्य काल में भी इनको कारशापण कहा जाता था। तो चांदी की 35 मुद्राओं के बराबर सोने की एक मुद्रा का मूल्य उस समय हुआ करता था। और इनकी मुख्य विशेषता जो रही वो रही शीशे के सिक्के चलाना, ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, और पोटीन के सिक्के चलाना, ये इनका मुख्य रोल रहा। ठीक है, भारतीय नौसेना के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बौद्ध धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने आपको उल्लेख किया था, चाहे गौतमीपुत्र सातकर्णी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण इसको कहा गया था, पूरा ब्राह्मण था, लेकिन इसने अजकाल के और करजक 2 गांव बौद्ध भिक्षुओं के लिए दान में उस समय दिए थे और उन्हें अपने अभिलेखों में भी लिखवाया था। ठीक है, तो यानी ये राजवंश शिव के उपासक रहे थे, ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन इन्होंने दूसरे धर्मों के प्रति सांप्रदायिक सद्भाव रखा। दूसरे धर्मों के प्रति ऐसा इन्होंने कोई सीन नहीं किया कि जिनसे इनको किसी धर्म का विरोधी साबित किया जा सके। ठीक है, विदेशियों को पराजित करने में यह राजवंश पीछे नहीं रहा और इस राजवंश का शासन लगभग 300 वर्ष तक रहा। ठीक है, कितने वर्ष तक कि 75 ईस्वी में तो उसका ही शासन शुरू हो गया था, 75 ईसा पूर्व में तो शिमुख का, और उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी 203 में आ गया, और उसके बाद भी इनके कुछ शासकों का शासन रहा था। तो यानी कि लगभग इनका जो शासन काल रहा था वो कितने समय के आसपास रहा होगा, 300 वर्ष प्लस शासन इन्होंने किया था। जैसे ही दक्षिण भारत से इन सातवाहन साम्राज्य का क्षेत्र कह सकते हैं कमजोर हुआ, सातवाहन शासकों की केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, तो दक्षिण भारत में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। इस तरह से इसमें सबसे बात करूं मैं पश्चिमी यानी दक्षिण पश्चिम में एक आभीर वंश का उदय हुआ। ये आभीर वंश जो था इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने की थी, जो संभवतया इधर पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता था। दूसरा एक इक्ष्वाकु वंश स्थापित हुआ जो गुंटूर के क्षेत्र के आसपास था, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर क्षेत्र है वहां पे ये था, और इसका संस्थापक श्री शांति मूल था। कौन था? श्री शांति मूल। इसके अलावा कुंतल जो क्षेत्र है, कुंतल क्षेत्र कहां पड़ता है दोस्तों? ये कर्नाटक में पड़ता है। यहां पर चूटू सातकर्णी नाम का कोई राजवंश रहा था। ऐसा बताया जाता है कि ये चूटू सातकर्णी जो राजवंश था ये इसी सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, यानी ये सातवाहन डायनेस्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये दक्षिण भारत का सातवाहन वंश तो हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो स्टार्ट करूंगा वो रहेगा आपका चेदी राजवंश, जिनका शासन कलिंग पर रहा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वंश का एक राजा खारवेल, जिसका मुख्य रूप से बड़ा रोल रहा भारतीय इतिहास में, जिसने भारतीय इतिहास में शासन के नए आयाम स्थापित किए, और उसने बताया कि राजा को इस प्रकार के कृत्य भी करने चाहिए जिससे जनता सुखी रहे। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में चेदी राजवंश अद्वितीय रहा। चेदी राजवंश मैंने आपको बताऊं महाजनपद काल में, चेदी मैंने एक महाजनपद आपको पढ़ाया था, और ये चेदी महाजनपद आता था बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में, और इसकी राजधानी हुआ करती थी सोत्तीवती, सोत्तीवती या सुक्तिमती, ये इसकी राजधानी उस समय हुई थी। शिशुपाल जो आप पढ़ते हैं महाभारत काल में, वो यहीं का शासक था। कहाँ का राजा था वो? चेदी का राजा था। बाद में ये जो चेदी जाति थी ये कहाँ चली गई? कलिंग की तरफ चली गई। कलिंग पर अशोक का शासन हुआ, और अशोक के उत्तराधिकारी जब निर्बल पड़े तो कलिंग जो था वो स्वतंत्र हो गया, और कलिंग पर चेदी वंश के शासक महामेघवाहन ने कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना की, चेदी राजवंश की स्थापना की। तो आपसे अगर पूछे कि चेदी राजवंश की स्थापना कलिंग में किसने की, तो वो महामेघवाहन नाम के शासक ने चेदी राजवंश की स्थापना की। ये स्थापना संभवतया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये की गई थी। इस महामेघवाहन का पौत्र जो था इसका, उसका नाम था खारवेल। स्पष्ट टाइमिंग नहीं मिलती है क्योंकि इसका जो अभिलेख मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख, उस पर तिथि का उल्लेख नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसी से इसकी जानकारी मिलेगी हमको। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहां से मिला? उदयगिरी की पहाड़ी, पुरी, उड़ीसा। उड़ीसा में पुरी में उदयगिरी की पहाड़ियों से ये हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, जिस पर तिथि लिखी हुई नहीं है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिला ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है।
इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। उस समय जो लिखे जाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। नासिक गुहा लेख भी प्राकृत भाषा में था, ब्राह्मी लिपि में था। अशोक के भी ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिले, हालांकि कुछ करोष्टी और अरामेइक में भी मिले थे, लेकिन मोस्टली उस समय प्राकृत भाषा में ही लिखे जाते थे। अब थोड़ा सा इसको समझिए। खारवेल जो था इसका शासन मात्र 13 वर्ष तक रहा। खारवेल का शासन कितने समय तक रहा? मात्र 13 वर्ष इसने शासन किया। शासन के पहले वर्ष, प्रथम वर्ष, इसने आक्रमण किया सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम पर। सातकर्णी फर्स्ट पर इसने आक्रमण किया। किधर से आक्रमण किया? इधर से आक्रमण किया और संभवतया कणवेणा नदी के आसपास तक ये पहुंचा था। कणवेणा नदी का संबंध कई इतिहासकारों ने वैनगंगा, जो गोदावरी की सहायक नदी है, उसके आसपास बताया है और वहां पर इसने मुशिक नगर पर शासन कब्जा कर लिया था। लेकिन सातकर्णी प्रथम की सेना पूरी जोश से गई और उसको पराजित किया और संभवतः ये वापस लौट गया। यानी इसका जो ध्येय था वो केवल सातवाहनों को ये समझाना था कि अब कलिंग कमजोर नहीं है, कलिंग पावरफुल हो चुका है, इसलिए आप कलिंग की तरफ बढ़ने की मत सोचना, उल्टा हम ही आप पर आक्रमण करने की सोच सकते हैं। इसलिए सातकर्णी प्रथम ने इसके बाद हालांकि अश्वमेध यज्ञ भी किया था, लेकिन सातकर्णी प्रथम ने कलिंग की ओर अब कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद खारवेल ने अपने साम्राज्य के 12वें वर्ष, अपने शासन के 12वें वर्ष गंगा के क्षेत्रों पर एक सेना भेजी और एक दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भेजी। इसने गंगा के क्षेत्रों पर अधिकार किया, गंगा के क्षेत्रों पर अधिकार किया और उस समय इसने मगध पर भी अधिकार किया। मगध पर अधिकार क्यों किया? मगध को क्यों जीता? तो उसके कारण था कि एक बहुत समय पहले एक राजा हुआ था जिसका नाम था महापद्मनंद। जब नंद वंश को हम पढ़ेंगे तो महापद्मनंद का शासन पढ़ेंगे। 344 बीसी में यह राजा हुआ था। इस महापद्मनंद ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग को जीता था और कलिंग को जीत करके ये जिनसेन की प्रतिमा, जिनसेन कौन, किसको कहा जाता है? तो जिनसेन कहा जाता है ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। उन ऋषभदेव जी की प्रतिमा को महापद्मनंद कलिंग से कहां ले गया था? मगध ले गया था। तो इसने उस प्रतिमा को पुनः प्राप्त किया और इस जिनसेन की प्रतिमा को पुनः खारवेल कहां ले आया? मगध ले आया। ठीक है। इसके साथ ही खारवेल ने उस समय तनसुली से लेकर कलिंग तक नहर का निर्माण कराया। यह नहर मुख्य रूप से या मूल रूप से महापद्मनंद द्वारा ही बनवाई गई थी। भारत की पहली नहर किसके द्वारा बनवाई मानी जाती है? महापद्मनंद द्वारा बनवाई जानी जाती है, जो तनसुली से लेकर कलिंग, जो उड़ीसा के क्षेत्र में ही थी, वहां पर यह स्थापित करवाई थी, बनवाई थी। खारवेल ने इसे पुनर्निर्माण इसका कराया था। खारवेल महापद्मनंद के 300 साल बाद हुआ था। 300 वर्ष का इन दोनों के बीच अंतराल था। खारवेल ने, मैंने आपको बताया कि मगध पर अधिकार किया। एक सेना इसने मगध की ओर भेजी और इसने अपनी दूसरी जो सेना थी वो दक्षिण भारत भेजी और दक्षिण भारत में इसने आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर अधिकार किया। साथ ही मदुरा के पांड्यों पर भी आक्रमण किया और मदुरा के पांड्यों को अपने अधीन कर लिया। यानी ये इस तटवर्ती जो क्षेत्र था वो सारा कलिंग ने अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन खारवेल मात्र 13 वर्ष शासन कर सका। शासन के 13वें वर्ष पता नहीं किस प्रकार से इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद चेदी राजवंश का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं था जो इस राजवंश को सुरक्षित रख सके। इसलिए ये जो चेदी राजवंश था ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है। इस राजवंश में ऐसा कोई राजा नहीं था जो इसको आगे बढ़ाए। अच्छा, मैं एक बात और करूंगा कि जब खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था तो मगध का उस समय का एक राजा था बृहस्पति मित्र। बृहस्पति मित्र था। उस बृहस्पति मित्र नाम के राजा को इसने हराया था। अब कुछ शासक इस बृहस्पति मित्र की जो पहचान करते हैं वो पुष्यमित्र शुंग के नाम से करते हैं, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के नाम से इसकी पहचान गलत प्रूफ होती है। उसका कारण यह है कि पुष्यमित्र शुंग तो 184 बीसी में हुआ था और ये संभवतया महापद्मनंद के 300 साल बाद हुआ तो लगभग 44 बीसी में हुआ।
तो इनके बीच लगभग 150 वर्ष का अंतर है। तो संभवतया इसने पुष्यमित्र सुंग को नहीं, कोई छोटे राजा बृहस्पति मित्र को, जो मगध पर उसका शासन था, उसको पराजित किया हो, और उसको पराजित करने के बाद इसने यहाँ पर जो है मगध से जिनसेन की प्रतिमा प्राप्त की और ये वापस कहाँ लौटाया? मगध लौटाया। मगध में इसने कलिंग लौटाया था, और कलिंग में इसने लोक कल्याणकारी काम किए और इसने बहुत सारे तड़ाग बनवाए, तड़ाग यानी तालाब बनवाए, जिससे जनता बहुत प्रसन्न हो गई। तड़ागों के माध्यम से आसानी से सिंचाई हो सकती थी और सिंचाई से जो कलिंग था वहां पे उत्पादकता बढ़ गई, और जब किसानों की उत्पादकता बढ़ गई, टैक्स उतना ही लिया जाता था, तो किसान कैसे हो गए? संपन्न हो गए। कलिंग के विकास में, उड़ीसा के आज तक के विकास में, उड़ीसा का एक कल्चरल जो इफेक्ट है जो आज तक बना हुआ है, उसमें खारवेल का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। खारवेल ने महाविजय महलों का निर्माण कराया था, जो अपने आप में अद्भुत थे। साथ ही इसने हाथी गुम्फा अभिलेख जो लिखवाया था, उसके साथ ही इसने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। ये कौन था? ये जैन धर्म को मानने वाला शासक था, और इसने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, और जैन धर्म के जो मुनि थे उनके लिए उदयगिरी में 19 और खंडगिरी में 16 गुफाओं का निर्माण कराया। ये दोनों ही गुफाएं कहां पर हैं? उड़ीसा में हैं, पुरी में हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में 19 और 16 गुफाएं जैन धर्म के लिए इसने बनवाई थी। तो कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, एक महत्वपूर्ण राजा हुआ था कलिंग का राजा खारवेल, और इसने कलिंग के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। हालांकि इसका शासन बहुत कम समय रहा था, 13 वर्ष रहा था, लेकिन कलिंग आज भी खारवेल को याद करता है, उड़ीसा आज भी खारवेल को याद करता है। इतने महत्वपूर्ण राजा, अगर ऐसे राजा हमारे भारत में अधिक हुए होते तो हमारा इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा होता। कुछ आक्रांता यहाँ लूटने आए, कुछ शासकों ने यहाँ की जनता को लूटा, लेकिन ऐसे कुछ शासकों ने अपना इतना बड़ा रोल अदा किया कि उससे हमारा भारत सोने की चिड़िया बना रहा। फिर लगातार विदेशी आक्रमणों से हमारा भारत धीरे धीरे यहाँ का जो माल था वो लूट लूट के बाहर ले जाया गया, और इस प्रकार से हम इस स्थिति तक आ पहुँचे। अब तो हम बहुत डेवलप हो चुके हैं। आज से अगर हम बात करें 100 साल पहले की, तो हम दूसरों के गुलाम थे, और हमें खाना खाने पर भी टैक्स देना पड़ता था, कपड़े पहनने पर भी टैक्स देना पड़ता था। ये हमारी स्थिति थी। आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमें अभी बहुत सफ़र तय करना है। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग तक पहुंचना है, जो हमारे पूर्वजों ने आज से 2000 साल पहले लोगों को, दुनिया को ये बताया था कि इस प्रकार से भी इंसान जी सकता है। ज़्यादा इच्छाएं नहीं हो और कम संसाधनों में भी बेहतर काम कर सकता है। ऐसा काम खारवेल और सातवाहन शासकों ने उस जमाने में किया था। ये ऐसा हमें स्वर्णिम युग देखने को अब मिलेगा विजयनगर साम्राज्य में, जो लगभग 14वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलेगा। 1347-48 में हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसमें कृष्णदेवराय जैसे महान शासकों का उदय होगा, जिनका प्रशंसा बाबर जैसे आक्रमणकारी भी करेंगे। चलिए दोस्तों, हिस्ट्री की श्रृंखला में इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आगे अगले लेक्चर्स में और आगे के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।